हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। मैं खेमचंद कोआल और हम पढ़ने वाले हैं आज पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत जो हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमें दिए। इससे पहले जो है वो सौरमंडल का लेक्चर हमने कंप्लीट करा, तो आप चाहें तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर सौरमंडल में जो है सूर्य के बारे में हमने डिस्कस किया। सूर्य की जितनी भी विशेषताएं, आउटरनल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो हमने डिस्कस किया, साथ साथ में उसकी जो भी विशेषताएं वो हमने पढ़ी। दूसरे के अंदर हमने जो है वो जितने भी 8 ग्रह थे इसके बारे में डिस्कस किया, और तीसरे लेक्चर के अंदर हमने क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और इसके अलावा जो है धूमकेतु के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप चाहें तो वो लेक्चर जाके देख सकते हैं उसके अंदर, जिससे आपको कंप्लीट उसकी नॉलेज मिल जाएगी सौरमंडल की। और उसके बाद हमने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो वो भी हमने डिस्कस करे, जो हमारी पूरी वो सीरीज कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की जो है वो हमारा कौन कौन से उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। तो देर न करते आइए हम शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के 2 प्रकार के हमारे जो हैं सिद्धांत हैं। पहला हमारा आधुनिक यानी कि प्रारंभिक सिद्धांत, कुछ हमारे प्रारंभिक सिद्धांत थे और कुछ हमारे थे आधुनिक सिद्धांत। प्रारंभिक सिद्धांत हमारे 2 प्रकार के हैं। एक है हमारा जिसे कहते हैं अद्वैतवादी। अद्वैतवादी जो है संकल्पना थी, और दूसरा था हमारा द्वैतवादी संकल्पना। ये 2 हमारी संकल्पनाएं थी। तो जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका अद्वैतवादी संकल्पना, जिसे कहा जाता है मोनास्टिक कॉन्सेप्ट। मोनास्टिक कॉन्सेप्ट है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अद्वैतवादी संकल्पना, जिसे हम कहते हैं मोनास्टिक कॉन्सेप्ट, जो है ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। अब जो मोनास्टिक कॉन्सेप्ट है, या फिर हम कह सकते हैं अद्वैतवादी संकल्पना, इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं एक तारक सिद्धांत या एक तारक संकल्पना भी कहते हैं, यानी कि पेरेंटल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है इसको एक नाम और कहते हैं। अब एक तारक का मतलब है यानी कि पृथ्वी और जो हमारे जितने भी हमारे ग्रह हैं इनकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है, यानी एक ही तारे से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये सिद्धांत हमें ये बताता है। तो जो हमारा अद्वैतवादी संकल्पना है या पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने जो है वो प्रयास किया वो थे हमारे कास्ट द बफन जो थे, ये प्रथम विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए। इन्होंने प्रयास किया सर्वप्रथम किस प्रकार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और बाद में जो है 2 वैज्ञानिक जो थे, एक तो था हमारा इमैनुअल कांट
और दूसरा था लाप्लास। इन्होंने जो है द्वितारक सिद्धांत के बारे में बताया डिटेल से। तो इन दोनों की संकल्पना जो थी वो कौन कौन सी थी, क्या क्या थी, ये हम जो है विस्तार पूर्वक देखेंगे क्या क्या इसकी संकल्पनाएं थी। वायव्य राशि परिकल्पना। तो वायव्य राशि संकल्पना है वायव्य राशि परिकल्पना, जिसे जो है कहते थे गैसियस हाइपोथेसिस। ये गैसीय हाइपोथेसिस जो है ये दी थी किसने, इमैनुअल कांट ने जो है ये संकल्पना दी थी, इमैनुअल कांट ने। तो इमैनुअल कांट जो थे उन्होंने जो है ये हमारी वायव्य राशि परिकल्पना ये जो है दी। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड में क्या थे, ब्रह्मांड थे आद्य पदार्थ। तो उन्होंने एक संज्ञा दी आद्य पदार्थ, जो पदार्थ थे ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड में क्या थे, हमारे आद्य पदार्थ थे। आद्य पदार्थ जो है किस प्रकार के थे, वो आद्य पदार्थ थे हमारे, एक तो कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर थे। इसके अलावा ये जो है शीतल थे, बहुत ज़्यादा ठंडे थे। और सबसे बड़ी विशेषता कि वो क्या थे, गतिहीन थे, यानी उनके अंदर जो है वो गति नहीं थी। ये उन्होंने 3 चीज़ बताई कि जो आद्य पदार्थ थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडे थे, साथ साथ में उनमें जो है कोई भी गति नहीं थी। तो ये जो है वायव्य राशि परिकल्पना जो इमैनुअल कांट ने दी, ये हमारी गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित थी। गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित थी ये परिकल्पना। तो उन्होंने इसलिए बताया कि जो जितने भी हमारे आद्य पदार्थ थे वो हुआ क्या, वो आपस में जो है आकर्षण, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के नियम पे था। तो बताया कि वो जो है उनमें आपस में क्या नाम है, आकर्षण होने लगा। आकर्षण पहले से था ही, लेकिन आकर्षण जो है और ज़्यादा होने लगा। और आकर्षण होने की वजह से हुआ क्या, ये आपस में आकर्षित होने लगे। और आकर्षित होने के बाद जो है ये एक दूसरे के पास पास आने लगे। तो एक दूसरे के जो है वो पास पास आने लगे। और पास पास आने की वजह से क्या होने लगा, जब ये पास में आए तो इनमें जो है वो टकराने लगे। ये जब ये पास आए आपस में, तो पास आने की वजह से क्या हुआ, टकराव हुआ इसमें। और टकराव होने से जो है इनमें गति उत्पन्न होने लगी। पहले बताया था गतिहीन थे, लेकिन टकराने के बाद जो है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो है इमैनुअल कांट ने सिद्धांत में बताया है कि ये जो है इस प्रकार की स्थिति जो है हुई, यानी कि जो है यहाँ पर पहले जो है गतिहीन थे, लेकिन जब आकर्षण की वजह से टकराव हुआ और टकराव की वजह से जो है आपस में ये गति करने लगे। अब गति करने लगे तो गति के बाद हुआ क्या कि इसमें जो है वो हमारा जो जैसे टकराने लगे, गति करने लगे, तो गति के साथ क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो ताप भी उत्पन्न होने लगा। यानी कि जो है वो गति तो हुई, गति के साथ साथ ताप भी जो है ये बढ़ने लग गया। अब क्या हुआ कि ताप और गति ये दोनों चीज़ बढ़ने लगी। अब ताप भी बढ़ने लगा और गति भी बढ़ने लगी। अब ये गति जो है वो इतनी अधिक हो गई, यानी गति जो है और ज़्यादा बढ़ने लगी। और गति होने से जो है हुआ क्या कि जब गति बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा रूप में, तो यहाँ पर जो है अपकेंद्रित बल लगना शुरू हो गया। यानी अपकेंद्रित बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है लगना स्टार्ट हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है,
जिस प्रकार से अगर मान लो कि कोई भी जो है वो है डोर है, रस्सी है, उसमें कोई अगर पत्थर बांध के घुमाया जाए तो बाहर की ओर वो फोर्स लगाएगा। तो इससे हम कहते हैं अपकेंद्रित बल या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होने लगा कि बल जो है बाहर की ओर लगने लगा और बाहर जो है एक उभार उत्पन्न होने लगा, यानी इस प्रकार का जो था, लेकिन बाहर जो है इस प्रकार से उभार जो है लगने लगा। तो ये जो उभार लगने की वजह से हुआ क्या कि यहाँ से जो है जो हमारा जो क्या नाम है ये आद्य पदार्थ थे और जो ये पिंड थे ये आपस में जो है टकराने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ पिंड बन गया ये, और बाद में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और साथ साथ में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो ताप भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था। तो यहाँ पर गति हुई, गति के साथ साथ में तापमान भी यहाँ पर बढ़ा। तो दो के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे गति की वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से क्या होने लगा कि यानी कि जो हमारा मध्य भाग था, मध्य भाग जो है ये क्या होने लगा, ये हमारा बाहर की ओर निकलने लगा, बाहर निकलने लगा। और बाहर निकलने के बाद जो है यहाँ पर 9 प्रकार के जो हैं वो छल्ले बाहर की ओर निकले। ये 9 प्रकार के छल्ले का निर्माण हुआ और ये जो छल्ले जो बाहर निकले, अब जहाँ पर इस प्रकार से हमारे छल्ले बाहर निकले और छल्ले बाहर निकलने के बाद में जो है ये छल्ले क्यों नहीं क्या लगे कि एक एक छल्ला था वो जो है जो छल्ले थे वो एक क्या बनने लगे, वो एक पिंड का रूप लेने लगे, यानी सिकुड़ने लगे और पिंड का निर्माण, पिंड जो है वो बन गया। और पिंड बनने की वजह से जो है हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ग्रहों का निर्माण जो है वो हमारा इस प्रकार से बताया जा सका है। उसके बाद में जब ये हमारे जो है ग्रह बन गए तो ग्रहों पर जो है वो ग्रहों पर क्या होने लगा, वो दोबारा से यही प्रक्रिया चली और उसकी वजह से जो है हमारे उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो उपग्रहों का निर्माण इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर 9 छल्ले निकले, लेकिन जो बताया कि बाद में जो है एक अवशेष भाग, यानी कि जो है हमारा शेष भाग जो बच गया, यानी अवशेष जो इसके बच गए थे वहीं से हमारा जो है वो सूर्य बना, यानी वो क्या है हमारा सूर्य बताया जाता है। शेष भाग जो बच गया था, ये एमनुअल कांट ने जो पूरी ये थ्योरी दी, तो पूरी संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। अब इस परिकल्पना जो है पहले तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा सराहना हुई इस परिकल्पना की, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी सराहना होना क्या नाम बंद हो गई, इसके बुराइयां होना शुरू हो गई, आलोचना जो है यहाँ पर शुरू हो गई। आलोचना क्या हुई, ये बताया कि एमनुअल कांट ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत गणित के जो है नियमों के विरुद्ध है, उसके जो है वो पक्ष में नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो बताया जो आद्य पदार्थ थे, ये आद्य पदार्थ कहाँ से आए इसके बारे में किसी की कोई भी बारे में जानकारी नहीं दी गई। दूसरी बात कि यहाँ पर जो पहले गतिहीन थे कि अचानक जो है इनमें आकर्षण हुआ जिसकी वजह से टकराने लगे। जब गतिहीन थे तो आकर्षित होने का क्या मतलब था, टकराए किस वजह से थे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल तो शुरू से था, पहले से था। तो ये इन्होंने बताया। इसके अलावा तीसरा जो है बुराई क्या बताया, तीसरी आलोचना क्या थी कि यहाँ पर जो है ये हमारे जो हैं 9 छल्ले ही क्यों निकले, छल्ले और ज़्यादा निकल सकते थे। और साथ साथ में अगर इससे छल्ले निकले हैं तो जितने भी हमारे ग्रह हैं वो हमारे जो है सूर्य की स्थिति के हिसाब से ही घूमने चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ ग्रह वो जो है विपरीत दिशा में अपनी परिक्रमा करते हैं। तो ये स्थिति जो बताई गई, तो इसके आधार पे जो है बताया गया कि ये जो है सिद्धांत वो ब्रह्मांड, ये क्या नाम पृथ्वी की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के जो है सिद्धांत ये नहीं है। तो उसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत जो दिया वो दिया हमारे लॉपलेस ने। लॉपलेस ने सिद्धांत जो दिया वो सिर्फ इसकी जो है वो इसकी जो कमियां थी यानी उसको दूर करने के लिए दिया। उन्होंने सिर्फ इस पे जो है कुछ संशोधन किया, ये मान लो एक तरह से। तो उन्होंने जो है संकल्पना जो दी वो थी हमारी निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना ये संकल्पना दी, ठीक है, और ये दी थी हमारी लॉपलेस ने।
और ये जो परिकल्पना थी, ये हमारे इमैनुअल कांट ने जो परिकल्पना दी थी वायव्य राशि परिकल्पना, उसका क्या था, उसका हमारा संशोधन था ये, ठीक है। उसने संशोधन करने की कोशिश करी कि इसमें जो है जो कमियां थी उसको दूर करके और एक नए सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। उन्होंने पहला संशोधन इन्होंने ये किया कि यहाँ पर जो है सबसे पहले एक जो है वो तप्त निहारिका थी, तप्त निहारिका थी जो कि क्या था, गतिशील थी, यानी कि वो घूम रही थी, वो तो वो स्थिर नहीं थी, वो पहले से ही बता रहे हैं गतिशील थी। और जो गतिशील जो ये कि हमारी क्या नाम है निहारिका थी, वो क्या होने लगा, आपस में जो है गर्म थी, ठीक है, गतिशील थी और गर्म थी, तो इसकी वजह से क्या होने लगा कि ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और ठंडी होने के बाद जो है जैसे जैसे ठंडी होने लगी वैसे वैसे जो है ये सिकुड़ने लगी, ठीक है, सिकुड़ने लगी, ये उन्होंने बताया। यानी कि लॉपलेस ने ये सिद्धांत दिया, धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। और सिकुड़ने लगी तो हुआ क्या कि गतिशील तो थी, सिकुड़ने लगी, और सिकुड़ने के बाद जो है जैसे सिकुड़ने लगी वैसे वैसे इसके अंदर जो है वो गति बढ़ने लगी, ठीक है, बढ़ने लगी, कि यानी कि जो है जब वो सिकुड़ने लगी, छोटी होने लगी, वैसे उसकी स्पीड बढ़ गई, जो कि गणित के नियमों के हिसाब से वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर बताया कि यहाँ पर जो है 9 छल्ले नहीं निकले। पांचवें बताया कि यहाँ पर जो है एक छल्ला निकला इसमें से, ठीक है, एक छल्ला निकला, और एक छल्ले में से ही जो है बाद में फिर 9 छल्लों का निर्माण हुआ, ठीक है, बाद में 9 छल्ले यहाँ पर निकल गए। और जो 9 छल्ले जो निकले, इन्हीं में जो है दोबारा से वही प्रक्रिया चली, और इस जो है वो पुनः प्रक्रिया में पुनः प्रक्रिया चली, और पुनः प्रक्रिया चलने के बाद में वहीं से हमारे जो है वो उपग्रहों का निर्माण हुआ। ये किसने कहा, ये कहा लॉपलेस ने। तो यहाँ पर जो है बाकी जो शेष पदार्थ बच गया, ठीक है, जो हमारे अवशेष जो बचा, यानी जो शेष पदार्थ जो बचा, उससे क्या होगा, उससे ही हमारा जो है वो सूर्य बन गया। तो ये हमारा जो है वो लॉपलेस ने सिद्धांत दिया। तो वो हमारा जो है वो इमैनुअल कांट ने जो सिद्धांत दिया था उसका ही कुछ संशोधन रूप था। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी आलोचना हुई। पहले तो इसको भी ठीक बताया गया, लेकिन यहाँ पर भी आलोचना होने लगी। ये बताया गया कि तप्त निहारिका थी, तप्त निहारिका कहाँ से, इसके बारे में कोई अस्तित्व में कोई बात नहीं है। दूसरी बात ये है गतिशील थी, तो किस कारणों की वजह से गतिशील थी, ये चीज़ थी। और तीसरी बात ये कि वही बात यहाँ पर आई जो इमैनुअल कांट की थी। अगर 9 छल्ले यहाँ पर अलग हुए हैं, एक छल्ला अलग हुआ, फिर 9 छल्ले अलग हुए, तो यहाँ बताया कि 9 ही क्यों, ये 9 से ज़्यादा भी छल्ले अलग हो सकते थे। और जो है जो हमारे जो क्या नाम है वायु राशि परिकल्पना जो दी थी इमैनुअल कांट ने, उसके बाद लॉपलेस जो ने दी। लेकिन दोनों ही जो सिद्धांत थे ये पूरी तरह से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत नहीं माने गए और उनको जो है बाद में नकार दिया गया। तो ये हमारे 2 सिद्धांत थे, जो एक तारक सिद्धांत यानी पेरेंटल हाइपोथेसिस जो थी, तो एक तारक के आधार पे थी। उसके बारे में जो है काफ़ी सारे वैज्ञानिक फिर द्वितारक सिद्धांत के बारे में भी बताया। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर द्वितारक सिद्धांत किस किस वैज्ञानिक ने दिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो कुछ थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी आपके नॉलेजफुल अगर ये वीडियो है तो। और नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर जो है हम लेके आएंगे कि द्वितारक सिद्धांत जो है वो कौन कौन से थे, इसके अलावा कौन कौन से वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए। उसके बाद फिर जो है हम आधुनिक सिद्धांत के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आधुनिक सिद्धांत कौन से हैं। तो ये लेक्चर आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।